के रूप में शपथ लेने के बाद भारत की आज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना के टेन्योर का आखिरी दिन है। उनकी रिटायरमेंट के साथ सुप्रीम कोर्ट के इतिहास का एक महत्वपूर्ण अध्याय समाप्त हो रहा है और 14 मई यानी कि कल को जस्टिस भूषण रामकृष्ण गवई के चीफ जस्टिस के रूप में शपथ लेने के बाद भारत की उच्च न्यायपालिका एक नए पद पर अग्रसर होगी। 14 मई को जस्टिस भूषण रामकृष्ण गवई जब 52nd चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के रूप में शपथ लेंगे, तब सिर्फ इतिहास के पन्ने फिरेंगे नहीं, बल्कि भारत की न्यायिक इतिहास में पहली बार बुद्ध कम्युनिटी से किसी व्यक्ति का इस शिखर पर आना दर्ज होगा। दोनों महानुभावों के विचार, फैसले और न्यायिक दृष्टिकोण में जो साफ और तीखा अंतर है, उसी के चलते ये बदलाव न केवल लीगल फील्ड में बल्कि राजनीतिक और सामाजिक परिसर में भी गहरी रुचि का विषय बना हुआ है। जस्टिस संजीव खन्ना का टेन्योर लंबे समय तक नहीं था, लेकिन उनका प्रभाव अस्पष्ट नहीं था। जस्टिस खन्ना की छवि एक ऐसे न्यायाधीश की रही है जो कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, पर्सनल लिबर्टी और ट्रांसपेरेंसी को अपने फैसलों का मूल मंत्र मानते हैं। उन्होंने कुछ ऐसे महत्वपूर्ण फैसले दिए जिन्होंने सरकार और जुडिशरी के बीच के तनाव को नए रूप से डिफाइन किया। वहीं जस्टिस गवई का अब तक का सफर इसका उल्टा, यानी कि एक ठंडा, प्रैग्मेटिस्ट और प्रोसीजरल डिसिप्लिन में विश्वास रखने वाले जज का रहा है, जिन्होंने इंस्टीट्यूशन की मर्यादा और सरकारी नीति के समर्थन में अपना झुकाव प्रदर्शित किया है। जस्टिस खन्ना का टेन्योर का सबसे प्रमुख और प्रभावित करने वाला फैसला इलेक्टोरल बॉन्ड्स को लेकर था। इस मामले में उन्होंने साफ लिखा था, सिटीजंस हैव अ राइट टू नो द सोर्सेज ऑफ पॉलिटिकल फंडिंग। सुप्रीम कोर्ट ने इस जजमेंट के माध्यम से इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर दिया था और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को पॉलिटिकल पार्टीज के डोनर की जानकारी प्रस्तुत करने का आदेश दिया था। ये फैसला देश की राजनीति और अर्थव्यवस्था दोनों में गहरा प्रभाव डालने वाला था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के आर्थिक और राजनीतिक विकास के लिए तैयार की गई स्कीम को निरासत किया था। इस फैसले के तुरंत बाद प्रधानमंत्री के करीब माने जाने वाले कुछ नेताओं ने ये आक्रोश व्यक्त किया दैट जस्टिस खन्ना हैज क्रॉस्ड अ रेड लाइन, लेकिन उन्होंने अपने फैसले पर दृढ़ता बनाई रखी। इसी दौरान दिल्ली लिकर पॉलिसी से संबंधित मामले में अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर सुनवाई के दौरान उन्होंने एक इंटरिम ऑर्डर देते हुए कहा था, वी आर डीलिंग विद लिबर्टी विच इज सैक्रोसेंट, यानी कि जब मामला व्यक्ति की स्वतंत्रता से जुड़ा हो तो कोर्ट को तुरंत और स्पष्ट हस्तक्षेप करना चाहिए। इन दोनों निर्णयों ने ये स्पष्ट किया कि जस्टिस खन्ना की प्राथमिकता कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी और पर्सनल लिबर्टीज की रक्षा थी, चाहे सरकारी नीति और राजनीतिक विचारधारा कुछ भी कहे। अक्सर उन पर ये आरोप लगाया गया कि ये जुडिशियल ओवररीच है, पर उनके समर्थकों के लिए ये एक मिसाल था कि सुप्रीम कोर्ट एग्जीक्यूटिव के अत्याचार के सामने अब भी एक दीवार की तरह खड़ी है। इसके अलावा उन्होंने चीफ जस्टिस के पद को राइट टू इन्फॉर्मेशन के दायरे में लाने वाले फैसले को सर्वसहमति से नेतृत्व दिया था, जिसमें उन्होंने ये लिखा that judicial independence is not judicial privilege, it is a responsibility। ये फैसला भी ट्रांसपेरेंसी के पक्ष में एक महत्वपूर्ण कदम माना गया। इन सभी कारणों से उनका टेन्योर हमेशा स्पॉटलाइट में रहा और कंट्रोवर्सी से दूर रहना मुश्किल हो गया। वहीं अगर हम जस्टिस भूषण रामकृष्ण गवई के अब तक के फैसलों को देखें तो उनका दृष्टिकोण अलग था। डिमोनेटाइजेशन के मामले में उन्होंने मेजॉरिटी जजमेंट लिखते हुए कहा था, द मेजर पासेस द टेस्ट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। इसका अर्थ ये था कि सरकार के आर्थिक निर्णय उचित और संभावित माने गए। बहुत से अर्थशास्त्रियों और राजनीतिक विरोधियों ने इस फैसले को इकोनॉमिक डिजास्टर पर जुडिशियल वैलिडेशन कहा, पर गवई की रीजनिंग ने इस फैसले को कॉन्स्टिट्यूशनल लेजिटिमेसी दे दी। इसी तरह रिजर्वेशन के मामले में भी उन्होंने एक महत्वपूर्ण फैसला लिखा। शेड्यूल कास्ट के सब क्लासिफिकेशन के मामले में उन्होंने ये कहा था दैट सब क्लासिफिकेशन इज कॉन्स्टिट्यूशनली परमिसेबल, यानी कि एससी कैटेगरी के अंदर अलग अलग वर्गों को सब डिवीजन करके रिजर्वेशन दिया जा सकता है। इससे ज्यादा ग्रैनुअल अफर्मेटिव एक्शन पॉलिसीज को मंजूरी मिली, जो आने वाले समय में करोड़ों लोगों के जीवन को प्रभावित करेगी। ये फैसला सामाजिक न्याय के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण था और सरकार के पक्ष में था। पीएमएलए यानी कि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के मामले में भी उनका दृष्टिकोण इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट की कैपेबिलिटी के पक्ष में था। विजय मदनलाल चौधरी जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने ईडी की आधिकारिक शक्तियों को बनाए रखा था। जस्टिस गवई ने कहा था, मनी लॉन्ड्रिंग इज एन ऑफेंस अगेंस्ट द सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। इस प्रकार उन्होंने एजेंसी को फाइनेंशियल क्राइम्स के विरोध में मोर पावर देने वाली व्याख्या प्रस्तुत की थी। हालांकि इस फैसले के बाद विरोधी दलों और सिविल राइट ग्रुप्स ने कहा था कि इससे ईडी के दुरुपयोग की संभावनाएं बढ़ेंगी, मगर कोर्ट ने एजेंसी के विरोध में पिटीशंस को खारिज कर दिया। जस्टिस गवई की लीगल जर्नी उनके अम्बेडकराइट पिछड़ा वर्ग से आने के कारण भी चर्चित में रही है। महाराष्ट्र के नागपुर से उनका जन्म और आरएसएस के प्रभाव वाले क्षेत्रों से संबंध होने के कारण उनकी विचारधारा प्रभावित मानी गई है, लेकिन उन्होंने अपने फैसलों में कभी अपने सामाजिक पिछड़ेपन को न्यायिक निर्णय में प्रभावित नहीं होने दिया। उनका कहना था, आई कैरी द लेगेसी ऑफ अम्बेडकर बट आई वेयर द रॉब ऑफ न्यूट्रलिटी। अगर जस्टिस खन्ना ने एग्जीक्यूटिव पॉलिसीज को चुनौती दी तो जस्टिस गवई ने लार्जली एग्जीक्यूटिव के विकल्पों की मर्यादा का सम्मान किया। पर अब
जब उनके कंधों पर मुख्य न्यायाधीश की जिम्मेदारी है तो उनका अंदाज भी बदलने जा रहा है। उन्होंने अब तक अपनी पब्लिक स्पीचेस में साफ किया कि सुप्रीम कोर्ट अलूफ नहीं रह सकता जब देश खतरे में हो। इसका अर्थ ये है कि वो आवश्यकता पड़ने पर पॉलिटिकली चार्ज इश्यूज में भी हिस्सा लेंगे, पर शायद खन्ना की तरह एक्टिविस्ट स्टाइल में नहीं बल्कि कॉन्स्टिट्यूशनल डिसिप्लिन के साथ। अब जब वो चीफ जस्टिस के रूप में शपथ लेने जा रहे हैं, उनके सामने कुछ महत्वपूर्ण चुनौतियां हैं। सबसे पहला और सेंसिटिव मामला प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 के कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को लेकर है। इस एक्ट को चुनौती देते हुए पिटीशंस कहती हैं कि अयोध्या के बाद अब मथुरा और काशी जैसे मंदिरों पर भी दबाव बन रहा है और इस कानून के चलते न्यायिक रूप से मार्ग बंद है। जस्टिस गवई के सामने ये चुनौती होगी कि वो इस मामले में सामाजिक संवेदनशीलता और कॉन्स्टिट्यूशनल सेक्युलरिज्म के बीच संतुलन बनाए। दूसरा महत्वपूर्ण मामला नीट यूजी 2024 के एलिज्ड पेपर लीक और इरेगुलरिटीज का है। सुप्रीम कोर्ट के सामने प्रस्तुत पिटीशंस में छात्रों ने सीबीआई जांच की मांग की है। जस्टिस गवई के नेतृत्व में तय होगा कि इस मामले में एक्सटेंसिव जांच होगी या नहीं। वक्फ अमेंडमेंट एक्ट को लेकर 70+ पिटीशंस का बोझ भी न्यू चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को ही संभालना है और वो भी 15 मई से, जैसे कि केस की प्रीवियस हियरिंग में तय किया गया था। इलेक्टोरल रिफॉर्म से जुड़ी कुछ पिटीशंस भी उनके सामने पेंडिंग है, जिसमें वीवीपीएटी वेरिफिकेशन और ईवीएम ट्रांसपेरेंसी से जुड़ी मांगे प्रस्तुत हैं। साथ ही प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट की कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी के विरोध में भी कुछ रिव्यू पिटीशंस पेंडिंग है। पीएमएलए के मिसयूज के विरोध में सिविल लिबर्टी ग्रुप ने सुप्रीम कोर्ट से पुनः विचार की मांग की है। जस्टिस गवई के सामने ये चुनौती होगी कि वो ईडी की पावर्स को बनाए रखे या कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाएं। आपको बता दूं कि जस्टिस गवई ने पहली बार आने वाले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के रूप में ये स्पष्ट किया है दैट सुप्रीम कोर्ट कैन नॉट रिमेन अलूफ व्हेन द नेशन इज इन पेरिल। इस प्रस्ताव से ये संकेत मिलता है कि वो आवश्यकता पड़ने पर इंटरवेंशनिस्ट अप्रोच अपना सकते हैं। जस्टिस गवई का टेन्योर नवंबर 2025 तक का होगा, लगभग 6 महीने। ये समय छोटा जरूर है, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण फैसलों के लिए पर्याप्त है। देश की न्यायपालिका, राजनीति और सामाजिक समूह अब इस बात पर नजर बनाए हुए हैं कि जस्टिस गवई अपने छोटे टेन्योर में सुप्रीम कोर्ट को किस दिशा में ले जाते हैं। क्या वो जस्टिस खन्ना के सिविल लिबर्टी और ट्रांसपेरेंसी सेंट्रिक दृष्टिकोण को बनाए रखेंगे या सरकार के पक्ष में इंस्टीट्यूशनल स्टेबिलिटी को प्राथमिकता देंगे। अब जब एक रास्ता समाप्त हो रहा है और दूसरा आरंभ हो रहा है, तब ये कहना उचित होगा कि दोनों महानुभावों ने अपने अपने तरीके से सुप्रीम कोर्ट की मर्यादा और गहनता को बनाए रखा है। दोनों का न्यायिक दृष्टिकोण अलग था, लेकिन दोनों ने संविधानिक मर्यादा और व्यवहारिक न्याय के बीच संवेदनशील संतुलन बनाए रखा। अब आगे देखते हैं कि कल से जुडिशरी का क्या नया रूप देखने को मिलता है। स्टे ट्यून्ड विद लॉ चक्रा।